नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल है। तो अगर हाल चाल सब बढ़िया है तो चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। और जिनका हाल चाल बढ़िया नहीं है उनके लिए मैं ही कहूँगा कि इस लेक्चर के बाद तुम जाना और रयान रेनॉल्ड्स की नई मूवी रिलीज़ हुई है फ्री गाय, उसको जाके ज़रूर देखना। और अगर तुम गेमर हो तो उस मूवी से बहुत ज़्यादा खुद को कनेक्ट कर पाओगे और कसम से मज़ा आ जाएगी उस मूवी को देख करके। ठीक है, मैं तो भाई जबड़ा फ़ैन हो गया उस मूवी का। ठीक है, तो चलो और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि हम मोशन की बात करने वाले हैं। मोशन मतलब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह हिलती है तो हम उसे कहते हैं मोशन है। ठीक है, और वो मोशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये चैप्टर देखो, अभी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। ये क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर है जो फिजिक्स में आता है। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं तुम्हें फिजिक्स की दुनिया में जो एक असली दुनिया होती है ना, अभी तक तो हमने फिजिक्स को ऐसे ही ऊपर से पढ़ा है, ऊपर के लेयर्स। यहाँ पे हल्का सा हम नीचे जाते हैं फिजिक्स की दुनिया में। मतलब एक तरीके से होता है ना कि पानी में हम तैरना सीखते हैं तो हल्का सा पानी में उतरते हैं ना, तो ये एग्जैक्टली अब तुम्हारा वो मोमेंट है कि तुम पानी में उतर रहे हो। तो यहाँ से फिजिक्स के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि जो बच्चे 11th में जा रहे हैं और उन्हें फिजिक्स में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, वो इस लेक्चर को 2x स्पीड से देखें, ज़रूर देखें, क्योंकि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, अब मोशन का मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि कोई भी चीज़ है देखो जो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। तो तुम्हें पता है, जैसे देखो ये कार क्या कर रही है, आगे मूव कर रही है। अब ये कार आगे मूव कर रही है तो तुम्हें कैसे पता है इस कार की पोजीशन चेंज हो रही थी। मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट पे वापस लाऊं, यहाँ से देखो, तुम कहोगे सर देखो कार जो है ये आगे बढ़ रही है रोड पे, तो तुम रोड के रिस्पेक्ट में देख रहे हो। यानी कि तुम देख रहे हो कि रोड स्टेशनरी है और कार आगे जा रही है तो मोशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ मोशन है, मैं तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे हिसाब से इन सारे सिनेरियोज में क्या होगा। अब देखो, एक आदमी है वो ट्रेडमिल पे जिम में दौड़ रहा है। ठीक है, खूब पसीना बहा रहा है, मेहनत कर रहा है, वेट लॉस हो रहा होगा। ठीक है, पेट वेट अंदर हो रहा होगा, एब्स एब्स बना रहा होगा, जिम में गया है। ठीक है, तो तुम्हारे हिसाब से इसका मोशन होता है। अब देखो, चीज़ें ईजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लो तुम बगल बैठ के जिम कर रहे हो, कुछ डंबल्स वगैरह लेकर के कुछ जिमिंग वगैरह कर रहे हो। अब तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हारे हिसाब से ये जो बॉल रखी है जमीन पे ये भी स्टेशनरी है और आदमी भी अपनी पोजीशन पे होगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या ये आदमी मोशन में है? सोचो इस बारे में। इस बारे में हो सकता है दो ओपिनियन है, कुछ लोग कहें कि मोशन में है, कुछ लोग कहें नहीं है। ठीक है, अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये बच्चा है, ये एस्केलेटर से, ये पहले तो मॉल में गया, शॉपिंग वॉपिंग कर रहा है अपने पापा के साथ। इसके पापा पीछे बैठ करके कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये एस्केलेटर से ऊपर जा रहा है, इसके पापा भी इसके पीछे खड़े हैं। तो अब क्या ये बच्चा मोशन में है? इस बारे में तुम क्या कहोगे? इसमें भी मुझे लगता है कि दो ओपिनियन आएंगे। और हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन के बाहर की चीज़ें हमें क्या लगता है, सब पीछे जाती हुई दिखती हैं। ठीक है, और वहीं अगर मैं ट्रेन के अंदर देखता हूँ अगल बगल, तो मैं देखूंगा मेरे आसपास के सारे लोग स्टेशनरी हैं, सीट्स स्टेशनरी हैं, चेयर्स वगैरह जो भी चीज़ें रखी है सब स्टेशनरी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मोशन का मतलब क्या होगा। अब देखो, कोई ट्रेन के बाहर खड़ा आदमी है, वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी मोशन में और आगे जा रहा है। लेकिन ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्या लग रहा है कि वो तो रेस्ट पे है भाई, बाहर की चीज़ें पीछे जा रही हैं। तो ये है क्या, ये सब हो क्या रहा है? मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है ना कि मोशन के बारे में अगर सही से कहा जाए तो मोशन को हम कैसे समझ सकते हैं, या फिर मोशन को हम ऑब्जर्व कैसे करें। ठीक है, ट्रेन के बाहर का आदमी कहता है कि ट्रेन के अंदर जो आदमी बैठा है वो मूव कर रहा है, वो आगे की तरफ जा रहा है। और वहीं पे ट्रेन में बैठा हुआ आदमी क्या कहता है कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो पीछे जा रही हैं, भाई मैं तो स्टेशनरी हूँ, मैं तो अपनी कुर्सी पे आराम से बैठा हूँ। ठीक है, और एक और जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया था, ये बच्चे वाला। अब अगर ये बच्चे वाले एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करूँ तो इसके पीछे जैसे इसके पापा मोबाइल लेके खड़े हैं, ठीक है, जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इनके पापा के रिस्पेक्ट में अगर उनके पापा इस बच्चे को देख रहे हैं, कहेंगे ये बच्चा तो एकदम स्टेशनरी है, ये बच्चा तो मूव ही नहीं कर रहा है, ये बच्चा तो मूव नहीं कर रहा है। जो बंदा कैमरा लेकर के रिकॉर्ड कर रहा होगा उसके लिए बच्चा स्टेशनरी है। लेकिन जो इंसान ग्राउंड पे ज़मीन पे चल रहा होगा, जो एस्केलेटर पे नहीं होगा, ठीक है, या जिस फ्लोर पे ये बच्चा जा रहा है उस फ्लोर पे होगा, उसके हिसाब से इस बच्चे का मोशन हो रहा है। अब तुम खुद देखो ना अपने आप को, सोचो तुम कैमरा लेकर के रिकॉर्ड कर रहे हो और तुम इस बच्चे को देख रहे हो, तुम्हारे हिसाब से इस बच्चे की पोजीशन बिल्कुल नहीं चेंज हो रही, तुम्हारे और इस बच्चे के बीच की जो दूरी थी वो वही की वही है, क्योंकि तुम दोनों ऊपर जा रहे हो। ठीक है, वहीं कोई तीसरा आदमी जो ज़मीन पे खड़ा हो और वो तुम दोनों को ऑब्जर्व कर रहा हो, वो देखेगा तुम लोग ऐसे ऊपर जा रहे होगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम मोशन में हो, लेकिन तुम्हारे हिसाब से शायद ये बच्चा मोशन में नहीं होगा अगर तुम कैमरा लेकर रिकॉर्ड करते होगे। ठीक है, तो ये मल्टीपल ओपिनियन आते हैं मोशन को लेकर के। ठीक है, तो इसके लिए हमें मोशन को समझने के लिए हमें रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। अब ये रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट है क्या और ये हमें बता क्या रहा है? देखो, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है ना, कि जैसे ट्रेन वाले केस में हमने बोला ना कि बाहर खड़े हुए आदमी को क्या दिखता है कि ट्रेन के अंदर बैठा हुआ आदमी आगे जाता है। तो देखो एक काम करते हैं, ये देखो, ये मान लो ये प्लेटफॉर्म है, पेड़ है, ये आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आ रही है ट्रेन, छुक 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 गाड़ी।
ठीक है, तो जब ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए आदमी को क्या लगता है कि ट्रेन में बैठा हुआ आदमी कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है, ऐसा ऐसा ही लगता है, ऐसा ही हमें कुछ फील आता है उस केस में। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूँ कि ट्रेन में बैठे हुए आदमी को क्या लगता है जब ट्रेन चलती है, जैसे हम ट्रेन के अंदर बैठे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि प्लेटफॉर्म पूरा पीछे जा रहा है, हमें कुछ ऐसा फील आता है। तो ये अपनी फीलिंग की बात है, अब किसकी फीलिंग सही है, देखो फीलिंग दोनों की सही है, यहाँ पे अंतर ये है कि जो प्लेटफॉर्म पे बैठा हुआ आदमी है उसको क्या लग रहा है, उसको प्लेटफॉर्म जो है रेफरेंस फ्रेम उसने माना है। प्लेटफॉर्म का रेफरेंस फ्रेम का मतलब कि जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि मोशन हो रहा है। जैसे सबसे पहला एग्जांपल याद करो जिसमें कार चल रही थी सड़क पे, तो हम सड़क के रिस्पेक्ट में कार की पोजीशन को चेंज होते हुए देख रहे थे, हम ये मान रहे थे कि सड़क स्टेशनरी है और सड़क के ऊपर कार जो है वो आगे बढ़ रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, कुछ मूवमेंट कर रही है सड़क के ऊपर। हमारी सड़क स्टेशनरी है, ऊपर कार का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमने सड़क को रेफरेंस फ्रेम माना है। अब इस केस में जो आदमी ट्रेन में बैठा है ना, उसने ट्रेन को रेफरेंस फ्रेम मान लिया। ये चीज़ बहुत समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेन को क्या माना उसने, रेफरेंस फ्रेम, यानी उसके हिसाब से वो ट्रेन को कभी भी देखे अंदर से, वो ट्रेन के अंदर बैठा है, उसे क्या लगेगा, ट्रेन स्टेशनरी है और आसपास की जो चीज़ें हैं वो सब पीछे के डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि उसने ट्रेन को रेफरेंस फ्रेम माना है। और वहीं पे जो आदमी ग्राउंड पे बैठा है उसने ग्राउंड को रेफरेंस फ्रेम माना, उसके हिसाब से ग्राउंड स्टेशनरी है और जो चीज़ें मूव कर रही हैं वो चीज़ें, उनका मूवमेंट वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा है। यानी कि अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन को देखूँ तो मुझे लगेगा ट्रेन आगे जा रही है, और वहीं ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर मैं ग्राउंड को देखूँ, अगर मैं ट्रेन से ग्राउंड को ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे क्या लगेगा, भाई ग्राउंड पीछे जाता है, मैं तो स्टेशनरी हूँ। यही फील आता है हमें ट्रेन में, ट्रेन के बाहर और ट्रेन में हमें यही फीलिंग आती है ऐसी। ठीक है, तो ये रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट हो गया। रेफरेंस फ्रेम हम कुछ भी मान सकते हैं किसी भी तरीके से, जिस तरह से हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं हमें दिया जाए या जो भी सिनारियो दिया जाए जो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब रेफरेंस फ्रेम के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रेफरेंस पॉइंट का। ठीक है, अब रेफरेंस फ्रेम जैसे हमने रोड को मान लिया, ठीक है, अब हम ये कहते हैं जैसे ये लड़की है, इस लड़की ने मान लो अपना मोशन स्टार्ट किया, ये घर से कोचिंग की तरफ जा रही है। ठीक है, तो अब हम मैं बोलूँगा घर से जो कोचिंग है वो 10 किलोमीटर या मान लो 6 किलोमीटर की दूरी पे है, जैसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो अब ये लड़की जो है ये 3 किलोमीटर चल के आगे गई। ठीक है, अब ये 3 किलोमीटर कहाँ से चल के आगे गई, ये मैं कैसे समझूंगा, तो मैंने क्या किया, मैंने घर को रेफरेंस पॉइंट मान लिया। रेफरेंस पॉइंट यानी रेफरेंस फ्रेम में कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ से हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। यानी कि अगर मुझे किसी भी इंस्टेंट पे मुझे लड़की की पोजीशन बतानी होगी, तो लेट्स से कि ये जो स्केलिंग दी हुई है, नंबर लाइन जैसी कुछ स्केलिंग दी हुई है, ये कुछ किलोमीटर्स में, तो मैं बोलूँगा लड़की 3 किलोमीटर के मार्क पे है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर मतलब कहाँ, घर से 3 किलोमीटर राइट साइड में, जो कि मुझे दिख रहा है साफ साफ यहाँ पे। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, उस रेफरेंस फ्रेम में मैं कोई भी पॉइंट मान सकता हूँ, उसको अपना रेफरेंस फ्रेम मान सकता हूँ, और उस रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैं बता सकता हूँ। तो हो सकता है ये रेफरेंस पॉइंट चेंज कर जाए, मैं इस कोचिंग को अपना रेफरेंस पॉइंट मान लूँ, मतलब ये जो कोचिंग जो जीरो पे दिख रही है, हो सकता है मैं इसको अपना रेफरेंस पॉइंट मान लूँ। तो अब उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से मेरी जो लड़की की पोजीशन है वो -3 पे है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट का हेल्प हम लेते हैं किसी भी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब देखो मोशन को हमें पढ़ना है, यहाँ पे हमें यहाँ पे मोशन की स्टडी करनी है। स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, वो तो ठीक है भाई, लड़की की मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो कुछ चीज़ें होंगी, कुछ पैरामीटर्स होंगे जिन पे हमें ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला पैरामीटर आता है कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली है कहाँ पे, उसकी पोजीशन क्या है। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो लड़की की पोजीशन शायद 10 पे है। ठीक है, अब ये 10 पे किसके रिस्पेक्ट में है, ये घर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, मैंने इस घर को कहाँ माना है, ओरिजिन पे माना है। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैंने इस घर को ओरिजिन पे माना है और इस लड़की की पोजीशन यहाँ पे 10 पे है, इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि लड़की की पोजीशन हमने आइडेंटिफाई किया। दूसरी चीज़ है कि लड़की मान लो इस 10 वाले पॉइंट से अब 0 पे आ रही है, तो मैंने देखा कि लड़की की पोजीशन में कुछ इतना चेंज हुआ कि लड़की ने 10 से मूवमेंट करना स्टार्ट किया और 0 पे आ गई। ठीक है, इस पोजीशन पे आ गई, तो ये लड़की हमारा ऑब्जेक्ट है। इस टाइम पे हम इसके मोशन को देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि चेंज इन पोजीशन 10 to 0 हुआ, मतलब जो पोजीशन में चेंज हुआ, इनिशियल पोजीशन 10 थी और फाइनल पोजीशन लड़की की 0 हुई। ठीक है, अब ये जो चेंज इन पोजीशन हो रहा है ये हो कैसे रहा है, मतलब हो सकता है लड़की धीमे धीमे आ रही हो। ठीक है, हो सकता है लड़की तेज़ आ रही हो। देखो हम सभी कोचिंग करते हैं या कभी ना कभी किया होगा, या स्कूल जाते हैं, ठीक है, या कहीं बाहर जाते हैं, मान लो डेली खेलने जा रहे हैं किसी जगह, मान लो स्कूल जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो हम डेली घर से निकलते हैं और स्कूल जाते हैं, लेकिन डेली हम जाते वहीं हैं, स्कूल ही। ठीक है,
लेकिन अगर मैं कहूँ कि हर बार तुम स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। कभी तुम लेट हो रहे होते हो तो बहुत जल्दी जाते हो, कभी तुम धीमे धीमे जाते हो, और कभी तुम एकदम आराम से जा रहे हो, मतलब बहुत जल्दी निकल गए हो तो एकदम कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से पैडल मार रहे हो, लोगों से बात करते हुए जा रहे हो, बीच में कुछ रुक गया, चाट पापड़ी खा ली, सुबह घर से नाश्ता करने के बाद भी होता है ऐसा। ठीक है, तो लड़की आराम से जा रही है, लड़की बहुत तेज़ जा रही है, तो मतलब ये जो मोशन हो रहा है इसकी स्पीड क्या है? ठीक है, इस मोशन की स्पीड क्या है? तीसरा पैरामीटर ये आता है कितना तेज़ ये मोशन हो रहा है। और चौथा पैरामीटर ये आता है कि जो लड़की की जो स्पीड है, क्या वो स्पीड कांस्टेंट है? देखो अब मैं अपने घर से निकलता हूँ और स्कूल जाऊँगा सपोज, या तुम अपने घर से निकल के स्कूल जाते हो, तो तुम्हारी स्पीड जो होती है वो लगातार चेंज हो रही होती है। तुम देखते होगे, मान लो जब रोड खाली रहती है तुम तेज़ जाते हो, फिर भीड़ आ जाती है तो तुम धीमे हो जाते हो, फिर हो सकता है रोड एकदम बढ़िया मिल गई तुमको, खाली है, तो तुम तेज़ जाओगे, और मान लो रोड अच्छी भी है और खाली है, लेकिन मतलब रोड खाली है लेकिन रोड अच्छी नहीं है, मतलब रोड में गड्ढे बहुत है, तो तुम्हारी स्पीड थोड़ी थोड़ी कम होगी। ठीक है, फिर आगे अच्छी रोड है तो तुम्हारी स्पीड तेज़ हो जाएगी, तो तुम्हारी स्पीड में वेरिएशन हो रहा है। तो लड़की हो सकता है थोड़ी तेज धीमी स्पीड से जा रही हो, फिर तेज़ स्पीड से जा रही हो, और फिर उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही हो, या फिर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो लड़की की जो स्पीड है, यानी कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उसकी जो स्पीड है उसमें चेंज कैसे आ रहा है, तो ये तीन चार चीज़ें हम पढ़ेंगे और इन्हीं के बेसिस पे हम ये बताएंगे कि मोशन किस तरह का हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला पैरामीटर की पोजीशन तो हम जान गए कि भाई जैसे रेफरेंस पॉइंट हमारा जीरो है, तो अब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम किसी भी चीज़ की पोजीशन बना सकते हैं। तो मैं कहूँगा ये लड़की 4 पे है, फिर यहाँ पे कहूँगा ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये 7 पे है। ठीक है, तो कुछ भी कह सकता हूँ मैं। तो लेट्स टॉक अबाउट कि डिस्टेंस का मतलब, देखो डिस्टेंस का मतलब होता है कि लड़की की पोजीशन में जो चेंज हुआ है तो लड़की ने किस पाथ को फॉलो करके वो चेंज लाया। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो लड़की 0 पे है, मान लो लड़की 0 से 8 पे गई, ठीक है, और 8 से आ गई 5 पे। अब मान लो ये पूरी जो स्केलिंग है ये मीटर में की गई है, किस में की गई है? मीटर में। ठीक है, तो लड़की का मूवमेंट कुछ ऐसा हुआ कि लड़की 0 से मूव करना स्टार्ट किया, लड़की 8 तक गई और फिर 8 से 5 पे आ गई। तो अगर मैं इस मोशन को कंस्ट्रक्ट करता हूँ तो मुझे ऐसा दिखेगा कि 8 मीटर लड़की आगे की तरफ गई, ठीक है, और फिर यहाँ से 8 से लड़की 3 मीटर कुछ पीछे की तरफ आई। ठीक है, यानी कि 8 मीटर आगे की तरफ और 3 मीटर पीछे की तरफ। ठीक है, तो लड़की ने जो नेट पाथ लिया, मतलब अगर मैं इस रास्ते की लेंथ निकालूं तो ये रास्ता कुछ ऐसा था, ऐसे लड़की गई आगे और फिर पीछे लौट के आई। तो जो डिस्टेंस लड़की ने ट्रैवल की, यानी कि जो पाथ ट्रैवल किया, उस पाथ की जो लेंथ है वो 8 मीटर प्लस 3 मीटर है, यानी कि 11 मीटर। अब देखो यहाँ पे एक दूसरी क्वांटिटी आती है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट भी हमें चेंज इन पोजीशन बताती है। ठीक है, तो जब डिस्टेंस मुझे ये आइडिया दे रही है कि लड़की ने कितना पार्ट ट्रैवल किया, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी? तो यहाँ पे देखो ये समझो कि जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं तुम्हें अगर बता दूं कि लड़की ने 11 मीटर ट्रैवल किया है, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता दूं, क्या तुम मुझे लड़की की फाइनल पोजीशन बता सकते हो, या लड़की किस डायरेक्शन में गई? हो सकता है लड़की लेफ्ट साइड में 11 मीटर गई हो, ठीक है, हो सकता है लड़की 5 मीटर आगे गई हो फिर 6 मीटर पीछे आई हो, या फिर 6 मीटर आगे गई हो फिर 5 मीटर पीछे आई हो, ठीक है, या फिर 11 मीटर पूरा सीधे आगे गई हो, या फिर इसी तरीके से 3 मीटर आगे गई 8 मीटर पीछे आई। मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं ना इस तरीके के, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर मैं तुम्हें किसी भी तरीके से लड़की की फाइनल पोजीशन बता दूं, तो तुम ये समझ जाओगे कि लड़की ने किस तरह से ट्रैवल किया होगा, तुम्हें थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और प्लस लड़की की जो डायरेक्शन है उसका आइडिया लग जाएगा कि लड़की गई किधर, कि लेफ्ट साइड गई या राइट साइड गई। तो इसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस मुझे डायरेक्शन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं देती है। अब डिस्प्लेसमेंट होती क्या है ना, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब ये केस वही है बिल्कुल कि लड़की ने 0 से मूव करना स्टार्ट किया, लड़की 8 तक गई और फिर 5 तक आ गई। ठीक है, यानी कि अगर मैं मोशन की बात करूँ तो मोशन कुछ ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, 0 से 8 और 8 से 5। अब मैं मोशन को फिर से एक बार बना देता हूँ। देखो 0 से 8 ये है और फिर 8 से 5 ही है। ठीक है, 8 जो है आगे गई और 5 पीछे के डायरेक्शन में। ठीक, अब देखो एक ध्यान से समझना है, ये जो 0 है अगर मैं कहूँ ये लड़की की इनिशियल पोजीशन है, और ये जो 5 है ये लड़की की फाइनल पोजीशन है। अब जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमें सिर्फ इन दो चीज़ों से मतलब होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कितना चेंज आया। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इतना देखूंगा, मैं देखूंगा कि लड़की जो है
8 मीटर आगे गई, आगे के डायरेक्शन में। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, हम डायरेक्शन भी देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस राइट साइड वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा कि लड़की जब आगे गई है तो उसने +8 मीटर यानी कि 8 मीटर पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल किया, ठीक है। और जब लड़की 8 से 5 पे वापस आई तो उसने, क्योंकि मैंने राइट साइड वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, तो लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव होगी। और लड़की ने फिर -3 की डिस्टेंस और ट्रैवल की, मतलब -3 का डिस्प्लेसमेंट और किया। अब ये प्लस माइनस हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करना है, ठीक है, लेफ्ट राइट जो बताने के लिए। तो मैं देखूंगा +8 का डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर -3 का डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जो लड़की का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस केस में अगर मैं बात करूं, तो वो डिस्प्लेसमेंट मैं देखूंगा, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा, +8 और -3। तो मुझे क्या मिल रहा है, +5 मीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लड़की का जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 मीटर हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब राइट साइड हम जा रहे हैं, किस साइड जा रहे हैं, राइट साइड हम जा रहे हैं, तो हम उसे पॉजिटिव डायरेक्शन कह रहे हैं। यानी कि 0 से 5 की तरफ हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। देखो 5 मीटर है तो हम 0 से 5 जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि तुम रास्ता कुछ भी चुनो, मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से मतलब है। मैं क्या करूँगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट कर दूंगा और इसके बीच की डिस्टेंस लिख दूंगा डायरेक्शन के साथ। तो जैसे मैंने 0 से 5 लिखा ना, तो 0 से 5 मूव करते वक्त मैं राइट साइड मूव किया, और कितना मूव किया, 5 मीटर राइट साइड मूव किया। क्योंकि मैंने राइट साइड को प्लस माना इसलिए मैं +5 लिख दूंगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो अंतर है ना, वो तो हम समझ गए कि डिस्टेंस हमें डायरेक्शन का बिल्कुल आइडिया नहीं दे रही है, और डिस्प्लेसमेंट हमें क्या दे रही है, डायरेक्शन का आइडिया दे रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होती है ना, डिस्टेंस जैसी क्वांटिटीज जिनमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। इनमें डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन का प्रेजेंस नहीं होता है, इनमें डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता, मतलब ये मुझे डायरेक्शन का बिल्कुल भी आइडिया नहीं देती हैं। उसके बाद जो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी आती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, यानी कि दोनों प्रेजेंट होते हैं साइमल्टेनियसली। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्केलर और वेक्टर का मैंने पूरा PDF यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। कुछ लोग के दिमाग में वेक्टर सुनते ही ऐसा कुछ चल रहा होगा, ठीक है, तो इसकी बात नहीं करते हैं। देखो वेक्टर का मैंने पूरा PDF यहाँ पे, मतलब हर चीज़ मैंने नोट्स में प्रोवाइड कर दी है, तुम चाहो तो जा करके इसके बारे में पूरा अच्छे से आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्केलर और वेक्टर के बीच में हम डिफरेंस समझ गए। स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा था जब डिस्टेंस की बात हो रही थी, तो डिस्टेंस में मैंने क्या लिखा था, अगर तुम्हें याद हो, 11 मीटर, ठीक है, सिर्फ 11 मीटर, ना प्लस ना माइनस, कुछ नहीं। और जब डिस्प्लेसमेंट की बात हुई मैंने लिखा +5 मीटर। प्लस मतलब जो डायरेक्शन बता रहा है, 5 मीटर मतलब जो उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर्कुलर मोशन की अगर बात की जाए, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, मतलब उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे कमेंट करते हैं। सो लेट्स से कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ए से स्टार्ट करता है, मैंने यहाँ से मोशन देखना स्टार्ट किया, अब इसने ए से स्टार्ट किया और ये बी पे गया, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई इस केस में डिस्प्लेसमेंट पूछे, मतलब ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे है बिल्कुल, तो देखो ये जो होगा, ये जो लाइन मैं बना रहा हूँ, ये तुम्हें इस केस में डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये तुम्हें इस केस में डिस्प्लेसमेंट दिखाएगी। अब अगर तुम ध्यान दो तो ये डायमीटर है, मतलब बेसिकली अगर इसमें मैं बात करूँ तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, उस डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे लिखूँगा, उसको डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखूँगा, पॉइंट ए पहले इनिशियल पॉइंट था और पॉइंट बी क्या है इस केस में, फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है। तो अब पॉइंट ए और पॉइंट बी को मैं एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करूँगा, उसकी डिस्टेंस मैं यहाँ पे देख सकता हूँ साफ साफ 2 आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं डायरेक्शन कैसे मेंशन करूँगा, ए टू बी, ठीक है, ऐसे मैं लिख दूंगा। मतलब डायरेक्शन का भी एक आइडिया हो जाए कि 2r का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, और डायरेक्शन क्या है, ए से बी की तरफ, ठीक है। और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस एग्जैक्टली लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड होती है। तो मैं देखूंगा कि ये वाला पाथ गाड़ी ने फॉलो किया था, ठीक है, यानी कि ये सेमी सर्कल। तो इस केस में अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो मैं डिस्टेंस को क्या लिखूंगा, डिस्टेंस को लिखूंगा मैं पाई पूरा होता है सरकमफ्रेंस, और सॉरी 2 पाई जो होता है पूरा सरकमफ्रेंस होता है, और पाई क्या होता है, हाफ सरकमफ्रेंस होता है। तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो पाई है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ पे आइडिया लग गया होगा। और अगर मैं बात करता हूँ,
अगर मैं क्या बात करता हूँ कि सपोज़ ये जो मोशन है, इसको मैं, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसने ए से स्टार्ट किया और ये वापस घूम करके कहाँ पे आ गया, ए पे आ गया, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस से आ गया। तो मैं क्या देखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, डिस्प्लेसमेंट मतलब जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो मैं देखूंगा इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन भी यही है इस केस में, अगर ऑब्जेक्ट जो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कर लेता है सर्कल का, ठीक है। तो मैं देखूंगा डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस देखूंगा मैं, इसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया, मतलब एक चक्कर कंप्लीट किया, तो डिस्टेंस इज 2πr, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आइडिया लगा चुके हैं। अब देखो हमें एक आइडिया लग जाएगा चीज़ों का। अब देखो यहाँ पे डेफिनीशन की अगर बात करें तो जो हमने पूरा पार्ट ट्रेवल किया उसे हम डिस्टेंस कहते हैं, उसे हम मीटर में मेजर करते हैं। और डिस्टेंस जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज इन पोजीशन होती है रिगार्डलेस ऑफ पाथ, यानी कि हम पाथ को नहीं देखते, हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखते हैं, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन होता है। और डिस्टेंस हमारी क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। तो एग्जैक्टली अगर मैं समझना चाहूँ, देखो यहाँ पे हमारे पास है, तो लेट्स से कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसने कुछ ये पाथ फॉलो किया ए से बी जाने के लिए, ठीक है। तो ये जो पूरा पाथ ऑब्जेक्ट हमारा फॉलो कर रहा है, इसकी जो लेंथ होगी उसे डिस्टेंस कहेंगे। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो मैं ए से बी को सीधे ज्वाइन कर दूंगा, ऐसे मिला दूंगा। और ये जो लेंथ आएगी, ये जो रेड कलर की लाइन दिख रही है, इसकी जो लेंथ आएगी वो डिस्टेंस होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। और उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम ए टू बी। अब देखो एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव, निगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकता है। ज़ीरो हमने सर्कुलर मोशन में भी देखा। निगेटिव कैसे हो सकता है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट निगेटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे। मैंने बताया था ना, मैंने राइट साइड को पॉजिटिव माना था अभी नंबर लाइन पे। अगर निगेटिव में मेरा ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे तो मेरा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। वो इनिशियल और फाइनल पोजिशन पर डिपेंड करता है। और डिस्टेंस जो होगा ना वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है। तो उसके लिए यही वाला केस सबसे बेस्ट है। अगर इसमें तुम देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से अगर तुम देखो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, सबसे छोटी डिस्टेंस होती है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से बराबर हो सकती है या फिर डिस्टेंस से छोटी होती है। और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर कब होगी, जब मेरा ऑब्जेक्ट ए से बी के लिए ये वाला पाथ फॉलो करे, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन पाथ में चले। मेरा ऑब्जेक्ट जो है सीधे ए से बी तक जाए, ना कहीं मुड़े ना कहीं पीछे आए, कुछ ना करे, सीधे ए से चलना स्टार्ट करे और बी पे पहुंचे स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी। अदरवाइज मेरा ऑब्जेक्ट कोई भी पाथ लेता है, कुछ भी पाथ फॉलो करता है, तो हर पाथ में मैं देखूंगा कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अब कमिंग आउट टू दिस पॉइंट, देखो यहाँ पे एक छोटा सा केस है। देखो हमारे ये तीनों डीसी के सुपर हीरोज है, बैटमैन, फ्लैश और सुपरमैन। ये किसी विलन को चेज कर रहे हैं या किसी क्लू को फाइंड कर रहे हैं ये लोग। और ये तीनों अलग अलग पाथ लेकर के पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुँचते हैं और अपना डिस्कशन करते हैं। तो बैटमैन क्या करता है, लेट्स से पाथ 1 से पहुँचता है पॉइंट बी, ठीक है। फ्लैश क्या करता है, पाथ 2 लेता है ए से बी एकदम स्ट्रेट लाइन। और मेरा सुपरमैन क्या करता है यहाँ पे कि पाथ 3 लेता है, ठीक है, ऐसे उड़ते हुए आराम से यहाँ पे पहुँचता है। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई तीनों का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर कमेंट किया जाए, तो मैं कहूँगा बैटमैन ने पाथ 1 लिया था तो बैटमैन ने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। फ्लैश ने पार्ट 2 लिया था तो फ्लैश ने 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। और सुपरमैन ने पार्ट 3 लिया था तो पार्ट 3 मतलब सुपरमैन ने कुछ 12 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल की है, ठीक है। सुपरमैन ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की है दैट इज़ 12 किलोमीटर, ठीक है। और वहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट मैं देखूंगा सबका स्टार्टिंग पॉइंट ए है और जो एंडिंग पॉइंट है वो बी है, ठीक है। तो ए से बी सबका डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ए से बी की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मुझे 6 किलोमीटर दिख रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तीनों केस में 6 होगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की बात की जाए वो क्या होगी, वो ए से लेकर के बी की तरफ होगी तीनों केस में, ठीक है। ये होगी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मेरी। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्ट टेकन हमारी डिस्प्लेसमेंट क्या है, तीनों केस में सेम है जब तक इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो हमारा मोशन हो रहा है उनका सेम है। तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, एक काम करो, स्क्रीन पॉज करो और जल्दी से पढ़ो और इसे लगाने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे हमारा आदमी है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, बी पे जाता है और फिर सी पे आता है। तो ए से वो सी ट्रैवल करता है, कौन सा पाथ लेता है, वो ए बी सी पाथ लेता है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो आदमी ने जो है स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ए से स्टार्ट किया, ये इनिशियल पॉइंट है, और सी पे ख़त्म किया, ये क्या है, ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस केस में
डिस्टेंस की, तो मैं क्या डिस्टेंस में क्या देखूंगा, डिस्टेंस है ए बी प्लस बी सी, यानी कि जो पाथ उसने फॉलो किया, तो मैं देखूंगा 2 + 4 यानी कि 6 किलोमीटर, ठीक है। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट को देखूंगा, ए से सी स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर, डायरेक्शन क्या होगी ए टू सी। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर में कैरो लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से छोटा ही है, ठीक है, छोटा होगा या फिर बराबर होगा, यही दो केसेस होते हैं इसमें, ठीक है। नाउ सॉल्व दीज क्वेश्चंस, अगर तुम पढ़ो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन को पॉज करो और 2 मिनट का टाइम लो इसे सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस मूव किया, ठीक है। अब उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बिल्कुल जीरो हो सकता है। देखो सपोज ये बंदर है, इसे क्या दिखा, इसे लगभग मान लो 0.6 पे क्या दिखा, 0.6 पे केला दिख रहा है रखा हुआ है, तो बंदर के ऐसे केला खाया और वापस आ गया 0.0 पे। तो मैंने क्या देखा कि बंदर का जो मूवमेंट हुआ है वो 0 से 6 हुआ और 6 से 0 हुआ, यानी बंदर ने डिस्टेंस क्या की, 12 यूनिट्स की डिस्टेंस को बंदर ने ट्रैवल किया है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि डिस्प्लेसमेंट की, तो मैं देखूंगा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है। यही सर्कुलर मोशन में हमारा हुआ था, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया था और पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके वापस जहाँ से चल रहा था वहीं आ गया था, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो हो सकता है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट कैन नॉट बी जीरो। देखो अभी हमने प्रूव कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बावजूद हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, ठीक है। और सेकंड हो गया, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कभी नहीं, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से छोटा ही होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखो इसमें हो क्या रहा है कि दिया ये है कि एक फार्मर है, वो 10 मीटर के साइड के स्क्वायर फील्ड है, मतलब इसका जो साइड है वो क्या है, वो 10 मीटर है, ठीक है। उसे ये एक स्क्वायर फील्ड का एक राउंड लगाने में, इस फार्मर को जैसे उसने एक राउंड ये लगाया, उसे कितना लगता है, 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड का टाइम लगता है एक राउंड लगाने में। अब ये पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकेंड में ये जो फार्मर है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि 2 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, इसमें होते हैं 140 सेकेंड। अब 140 सेकेंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40 + 40 + 40 + 20, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या देखूँगा कि 40 सेकेंड में फार्मर क्या कर रहा है, पहला राउंड लगा रहा है, ठीक है। यानी कि 40 सेकेंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा, क्योंकि फार्मर ने यहाँ से यहाँ चला और फिर वापस वहीं आ गया एक राउंड के बाद जहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, यानी कि एक राउंड के बाद फार्मर का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन यही थी और फाइनल भी यही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। यानी कि 40 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट जीरो, फिर 40 सेकंड बाद एक राउंड और लगाएगा, फिर 40 सेकंड बाद एक राउंड और लगाएगा, यानी कि 3 कंप्लीट राउंड हो चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट अभी भी जीरो है। उसके बाद जो ये 20 सेकंड वाला है, तो 40 सेकंड में वो पूरा राउंड लगा था, 20 सेकंड में वो क्या करेगा, वो आधा राउंड लगाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो फार्मर की इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन ये है, ठीक है, इस पूरे मोशन में इनिशियल और फाइनल। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ इस केस में, तो मैं देखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट, ये जो लाइन आ रही है रेड कलर की जो मैं बना रहा हूँ, ये इस तरह की लाइन है, ठीक है। तो अगर तुम ऑब्जर्व करो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये जो साइड है ये 10 मीटर है, ये जो साइड है 10 मीटर है, और ये क्या है, दिस इज़ नोन एज हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ तो मैं पाऊंगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो दोनों सेम ही है क्योंकि स्क्वायर है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मैं क्या पाऊंगा, 200, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 10√2 मीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हाइपोटेन्यूज है ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मुझे बता रहा है, जो कि आएगा 10√2 मीटर्स, ठीक है। अगर तुम देखो इस मोशन के थ्रू आउट इस फार्मर ने 40 मीटर्स + 40 मीटर्स, मतलब एक राउंड में ये 40 मीटर चल रहा है ना, तो 120 + 20 लगभग 160 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है, वो सिर्फ 10√2 है, यानी कि कुछ 14.14 मीटर्स, कुछ ऐसे आएगा लगभग, ठीक है। और इस डिस्प्लेसमेंट की अगर डायरेक्शन पूछी जाए तो लगभग इसे मान लो पॉइंट ए और इसे मान लो पॉइंट बी मेंशन करने के लिए, ए से बी की तरफ, ठीक है। तो ये हो गई मेरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की पूरी कहानी। और अब बारी आती है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद, अब जो बारी आती है
वो आती है कि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करने की, ठीक है, कि जो हमारा मोशन हो रहा है वो कितना तेज़ हो रहा है। तो स्पीड क्या होता है ना कि अब मेरी कार जो है वो कितनी तेज़ मूव कर रही है थ्रू आउट द मोशन, वो मुझे स्पीड बताती है, ठीक है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है हमने बचपन से पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो लेट्स से कि वही वाला केस कि हमारी कार जो है 8 मीटर आगे गई, फिर 3 मीटर क्या हुई, पीछे आई, ठीक है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो फिर से वही 8 मीटर क्या हुई, आगे की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उसके बाद 3 मीटर क्या हो रहा है, पीछे की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो मैं देखूँगा 8 और 3, तो मैं देखूँगा कि जो डिस्टेंस ट्रैवल आ रही है यानी कि स्पीड एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल कितनी आ रही है, 8 + 3, और लेट्स से कि इस पूरे मोशन को होने में लगा है 5 सेकेंड, यानी कि 5 सेकेंड टाइम लगा है इस पूरे मोशन को होने में, आगे पीछे आने में। तो ये 11/5, ये कुछ 11/5 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आता है स्पीड, ठीक है। अब देखो ये जो स्पीड है, अगेन ये स्पीड मुझे ना तो डायरेक्शन का आइडिया दे रही है, ना मुझे ये बता रही है कार किधर गई होगी, मतलब कार निगेटिव साइड भी जा सकती है। देखो जाहिर सी बात है, मैंने इसको क्या माना है, इस साइड को पॉजिटिव माना है, तुम चाहो तो इस साइड को निगेटिव भी मान सकते हो। फिजिक्स मुझे पूरी लिबर्टी देता है कि मैं किसी को भी पॉजिटिव और किसी भी को भी निगेटिव मान सकता हूँ, ठीक है। मैथ्स में जैसे हम नंबर लाइन के राइट साइड वाले नंबर्स को पॉजिटिव मानते हैं, लेफ्ट साइड को निगेटिव मानते हैं, फिजिक्स में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो इस नंबर लाइन में तुम राइट साइड में निगेटिव मान सकते हो क्योंकि ये फिजिक्स है, ठीक है, ये मैथ्स नहीं है। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, उल्टी डायरेक्शन निगेटिव होगी अगर मैंने राइट साइड को पॉजिटिव माना है। तो मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं दे रही ये जो कार है ये इस स्पीड से गई है, ये किस तरह से गई होगी, इसने कौन सा रास्ता चूज़ किया होगा, अगेन मुझे कोई आइडिया नहीं लग रहा है, ठीक है। अब वेलोसिटी में क्या होता है ना, वेलोसिटी में बस यही अंतर होता है कि वेलोसिटी मुझे डायरेक्शन का भी आइडिया दे देती है, ठीक है। अब देखो ये क्या दिख रहा है मुझे, ये 8 आगे गई थी और बिल्कुल 3 पीछे आई थी। तो अगर मैं देखूँ तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन है। देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार, दिस इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द कार। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ कि इस पूरे रास्ते में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, तो मैं देखूँगा ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये +5 मीटर्स का हुआ है, ठीक है। और इसको होने में कितना टाइम लगा, वही 5 सेकेंड, क्योंकि सेम मोशन है भाई, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो मैं वेलोसिटी को क्या लिखूँगा, +5/5। तो मुझे वेलोसिटी क्या मिलेगी, +1 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना ये +1 मीटर पर सेकेंड मुझे क्या बता रहा है, देखो प्लस मुझे क्या बता रहा है कि ये जो मोशन हुआ है ये पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि जो मैंने राइट साइड को पॉजिटिव माना है ये राइट साइड में मोशन हुआ है, और इस मोशन की जो स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड है। अब सोचो ये कार राइट साइड में 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना स्टार्ट करे, राइट साइड में 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना स्टार्ट करे, तो 5 सेकेंड के बाद ये 5 मीटर पे पहुंचेगी ना। तो तुम्हें अगर वेलोसिटी में बताना हो तो मैं तुम्हें वेलोसिटी के साइड अगर टाइम दे देता हूँ तो तुम एग्जैक्ट पोजीशन ट्रेस कर सकते हो कि मेरी कार उस समय कहाँ पे होगी। तुम समझ रहे हो, अगर यहाँ पे मेरी वेलोसिटी -1 मीटर पर सेकेंड आती तो तुम एग्जैक्टली कहते कि भाई ये जो बंदा है ये कार ओरिजिन से स्टार्ट किया, इसने जीरो से स्टार्ट किया और ये -5 पे गया, यानी कि नेगेटिव एक्सिस में -5 ये बंदा गया है, ठीक है। तो वेलोसिटी एक तरीके से स्पीड विद डायरेक्शन मुझे बताती है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आती है। अब ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तुम्हें मैंने एसफाल्ट गेम खेल लिया, ठीक है, एक्चुअली खेलना पड़ गया मुझे क्योंकि वैसे मुझे समझ नहीं आया। अब देखो जब ये गेम स्टार्ट होता है जस्ट इस चीज़ को बस ऑब्जर्व करना, ठीक है। बहुत अच्छी कार चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि मेरी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। अब कोई मुझे तुरंत रोके पूछे तेरी स्पीड क्या है, तो मैं क्या बोलूँगा 168 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने मुझे फिर से रोका और फिर पूछा तेरी स्पीड क्या है, मैं कहूँगा भाई अभी 177 किलोमीटर पर आवर है। और फिर उसने मुझे जान दिया और फिर थोड़ी देर बाद ऐसे फ़ोन किया और मुझसे पूछा तेरी स्पीड क्या है, तो मैंने बोला भाई अभी तो 191 है। तो मेरी स्पीड तुम देख रहे हो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, यानी कि थ्रू आउट द मोशन तुम देखोगे कि मेरी स्पीड लगातार चेंज हो रही है, ठीक है। मेरी स्पीड, मेरी कार रेसिंग जब स्टार्ट हुई थी मेरी कार कहाँ थी, रेस्ट पे थी, मेरी स्पीड लगभग जीरो थी। यहाँ तुम देख रहे हो कि बहुत धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही, मतलब स्पीड आराम से बढ़ रही है, ठीक है, और सडनली मतलब कुछ वैल्यू गेन करती है और लगातार स्पीड में फ्लक्चुएशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, कोई मुझसे पूछेगा भाई तुम्हारी पूरी रेस में स्पीड क्या थी, तो मैं क्या बोलूँगा, तो एक्चुअली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है एवरेज का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एवरेज स्पीड की बात करने वाला हूँ। अब देखो ये समझना कि ये जो ट्रैक तुम्हें दिख रहा है, ये जो ट्रैक तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली रेसिंग ट्रैक है। तो लेट्स से कि मेरी कार यहाँ से स्टार्ट हुई पिछले रेस में और कुछ उसने ये वाला पाथ फॉलो किया, ठीक है, ये वाला पाथ फॉलो किया और वापस यहाँ पे आ गई, ठीक है। यानी कि मेरी कार का इनिशियल पॉइंट भी यही था और फाइनल पॉइंट भी यही है। इस चीज़ को समझना है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे।
फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट यही है रेस कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी कार ने मान लो ये वाला पाथ जो है फॉलो किया कुछ, और ये वाला पाथ फॉलो करने के बाद मेरी कार ने जो टोटल ट्रैक लेंथ मुझे दी हुई है, लेट्स से कि वो 10 किलोमीटर है, ठीक है, 10 किलोमीटर है। और मान के चलो मुझे ये जो 10 किलोमीटर की जो रेस है, मुझे ये कवर करने में लगभग मान लो लग रहे हैं, लेट्स से मैं बहुत धीमे जा रहा हूँ या कुछ भी कह लो कि मुझे लग रहा है मान लो 1 घंटे, 1 आवर्स, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए, रेसिंग कार्स तो बहुत तेज़ चलती हैं। मुझे पूरा टाइम लगा इस रेस को कंप्लीट करने में 10 घंटे, मतलब 1 घंटे, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगा, एवरेज स्पीड इस केस में क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस मैंने कितनी ट्रैवल की, 10 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया, 1 आवर, ठीक है। तो मैं अपनी एवरेज स्पीड क्या बताऊंगा, मैं अपनी एवरेज स्पीड बताऊंगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो कोई अगर मुझसे पूछे कि थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द जर्नी तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो समझ जाना कि वो एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। क्योंकि अभी अभी तुमने जो वीडियो देखा था मेरा गेम का, तो उसमें क्या था कि कार की स्पीड इस पॉइंट पे कुछ और थी, इस पॉइंट पे कुछ और थी, इस पॉइंट पे कुछ और स्पीड थी, इस पॉइंट पे थोड़ी और स्पीड थी, चेंज हुई थी, इस पॉइंट पे हो सकता है और ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, मतलब हर पॉइंट पे स्पीड चेंज हो रही थी, तुमने ये देखा था। तो मैं एक फिक्स स्पीड की तो बात नहीं कर सकता हूँ कि मैं कहूँ कि भाई पूरी रेस मैंने एक ही स्पीड से दौड़ी है। तो मैं क्या बताऊँगा, मैं बताऊँगा एवरेज स्पीड, जो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है, तो एवरेज वेलोसिटी के केस में क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो मेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 और टोटल टाइम लगा 1 घंटे। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है इस केस में, 0 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मेरा जो पोजीशन में चेंज है वो क्या हुआ, पोजीशन में चेंज तो 0 हुआ, क्योंकि इनिशियल पोजीशन तो फाइन, मैं जहाँ स्टार्टिंग में खड़ा था वहीं लास्ट में खड़ा हूँ रेस में, वहीं पे रेस लास्ट में खत्म हुई है। अब देखो एक बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। देखो हम सबके साथ होता है, हम कई बार कोचिंग से जब पढ़ के लौटते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, कोचिंग से आते हैं घर की तरफ, तो हमें क्या होता है, भूख लग जाती है। तो हम रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए रुक जाते हैं। तो सोचो एक लड़का है, ठीक है, ये ABCDEF वाला पाथ चूज़ करता है घर आने के लिए, ठीक है। AB की लेंथ हमें दी है 200 मीटर, BC की लेंथ दी हुई है 200 मीटर्स अगेन, और फिर CD की लेंथ दी है 400 मीटर, और ED वही BC जैसा होगा 200 मीटर्स, और EF क्या है 200 मीटर्स, ठीक है। अब देखो ये लड़का क्या करता है, A से B आता है, B से C से D आता है, D से E आता है, E से F आता है, ठीक है, कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। बस इसमें क्या है, थोड़ा सा लड़का जो है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। जैसे अच्छे बच्चे क्या होते हैं ना, अच्छे बच्चे सीधे, मतलब जो बेकार बच्चे होते हैं, मैं उनकी पहले बात कर लेता हूँ। जो बेकार बच्चे होते हैं वो सीधे जो होते हैं कोचिंग से निकलते हैं और घर चले जाते हैं, हाँ वो बेकार होते हैं। और जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कोचिंग से निकलते हैं और रास्ते में स्ट्रीट फूड को ढूंढते हैं, और पहले वहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, चाय पानी करते हैं, दोस्तों से गपशप करते हैं, और फिर घर लौटते हैं आधे एक घंटे बाद, ठीक है, मज़े से। उनके घर वाले फ़ोन कर करके मिस कॉल करके परेशान कर देते हैं उनको, ठीक है। अब देखो A से B मूव करता है लड़का, B से C मूव करता है, और C से D मूव करता है, तो फिर कुछ देर वो खाना पीना खाता है आराम से, 10 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, और फिर D से E आता है, फिर E से F आता है। तो लेट्स से कि लड़के को A से B आने में लगे कुछ 20 सेकेंड, कितना टाइम लगा, 20 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है। फिर B से C आने में भी 20 सेकेंड का टाइम लगा, ठीक है। और फिर C से D आने में लड़के को 10 मिनट लग गए, 10 मिनट यानी कि 600 सेकेंड, क्योंकि लड़का बीच में रुका और कुछ खाने पीने लगा। और फिर डी से ई आने में फिर से 20 सेकेंड लगे, और ई से एफ आने में फिर से 20 सेकेंड लगे, ठीक है। तो अब अगर तुम लड़के की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करो, तो लड़के ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, डिस्टेंस मतलब जो पूरे पाथ की लेंथ होती है, तो वो हम क्या देखेंगे, 200 प्लस 600 यानी 1000, प्लस 200 1200, और प्लस 200 1400, यानी कि 1400 मीटर्स की टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। और वहीं पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ठीक है, चलो डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं देखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को, यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है स्ट्रेट पे, ये होती है डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे ये क्या दिखेगा, मुझे डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है 200 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 200 मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कुछ 800 मीटर्स का, ठीक है। अब देखो पूरी जर्नी में टाइम कितना लगा, अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, तो टाइम देखो यहाँ पे 20 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड 40 सेकेंड, प्लस 600 यानी 640, और प्लस 20 20 40 यानी 640 प्लस 40 680 सेकेंड्स, ठीक है। अब इस केस में अगर मैं
लेट्स से कि एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूँ अब यहाँ पे अगर मैं, तो मैं देखूँगा कि जो एवरेज वेलोसिटी आएगी यहाँ पे वो क्या आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ था अगर याद हो तो टोटल डिस्प्लेसमेंट वॉज 800 मीटर, और जो टाइम लगा वो लगा था 680 सेकेंड, ठीक है। और वहीं पे एवरेज स्पीड की बात करूँ, ठीक है, स्पीड एवरेज, ठीक है, तो मेरी जो टोटल डिस्टेंस है वो है 1400 मीटर, और जो मुझे टाइम लगा वो सेम है, वही 680 सेकेंड। तो इस केस में मैं ये देखूंगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग अराउंड 40/34, 20/17, समथिंग लाइक दिस, 20/17 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा, सॉरी 17 ही 17, दिस इज 17, ओके। और अगर यहीं पे मैं स्पीड की बात करता हूँ तो स्पीड लगभग आ जाएगी मेरे ख्याल से 35/17, ठीक है, कुछ 35/17, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड से थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी मिल गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आएंगे नहीं हमारे पास, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ये सॉल्व करते हैं। अब मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन के लिए तुम स्क्रीन को पॉज करो, थोड़ा सा सोचो, ये थोड़ा सा सोचने वाला अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो हमें दिया क्या है इस क्वेश्चन में, देखो इस चीज़ को ध्यान से समझना। इस दिया है कि एक बस है वो दिल्ली से कोटा जा रही है, ठीक है, दिल्ली से कोटा जा रही है, और वो जब जा रही है तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब वो लौटती है उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लो ट्रैफिक होगा थोड़ा सा रास्ते में तो एवरेज स्पीड क्या हुई, घट गई, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा कि एवरेज स्पीड जाना और आना मिला करके, तो अगर तुम नोटिस करो, देखो जैसे मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये बस जो है ये दिल्ली से जा रही है और कोटा पहुंचती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। और फिर जब ये कोटा से लौट के दिल्ली आती है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बस ने जो पाथ फॉलो किया वो सेम है, यानी बस ने जो डिस्टेंस ट्रैवल की होगी दोनों ही केसेस में वो क्या है, वो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। अब मान लो कि बस जो है V1 स्पीड से गई, ठीक है, V1 स्पीड से बस जो है वो गई, मतलब जो 60 किलोमीटर पर आया है उसको हम मानते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो V1 है, और V2 स्पीड से क्या हुआ, ये बस आई है, तो वो क्या है, दैट इज़ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें बस इतना दिया हुआ है, हमसे पूछा है कि पूरे ड्यूरेशन में कि बस जब गई और लौट के आई इसमें एवरेज स्पीड क्या है। तो देखो चलो एवरेज स्पीड के बारे में हम जानते हैं, तो हम क्या बोलेंगे भाई, स्पीड जो एवरेज होती है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हम क्या कहेंगे, देखो वो जाने में डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और आने में भी डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और टाइम क्या लग रहा है, लेट्स से कि उसे जाने में टाइम T1 लगा और लौट के आने में टाइम T2 लगा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे T1 प्लस T2। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं लिखूँ कि T1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे T1 की वैल्यू को मतलब टाइम को मैं क्या लिखूँगा, टाइम को मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाते वक्त जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो d थी और जाते वक्त स्पीड क्या थी, v1। उसी तरह से T2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी क्योंकि जाते लौटते वक्त जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल की वो सेम d डिस्टेंस थी और जो उसकी स्पीड थी दैट वाज v2, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को ध्यान से यहाँ पे समझना, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब इसी को मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा, मैं लिखूँगा d प्लस डी, और T1 प्लस T2 की मैं जगह क्या लिख दूंगा, T1 प्लस T2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2, ठीक है। तो यहाँ पे D से सारे D कट जाएंगे और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे मिलेगा V2 2, क्योंकि D प्लस D ऊपर क्या होगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो 2V2 V1 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। तो कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब देखो ये शॉर्ट ट्रिक भी हो सकती है, अगर तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन दिया हो कि जिसमें तुम्हें दो अलग अलग स्पीड दी हो, लेकिन जो हमारी बस जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता होगा वो बिल्कुल सेम दिया हो, क्योंकि यहाँ पे तुम देख रहे हो ना कि पहला ड्यूरेशन उसने 60 की स्पीड से ट्रैवल किया, अब लौट के आ रही है या वापस जा रही है उससे हमें मतलब नहीं है। पहली डी डिस्टेंस उसने 60 की स्पीड से ट्रैवल की और अगली डी डिस्टेंस उसने 50 की स्पीड से ट्रैवल की, यानी कि दोनों दो अलग अलग मोशन हो रहा है ना, यहाँ पे दोनों की स्पीड अलग अलग है, लेकिन दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस सेम ट्रैवल की गई है, यानी पहले डी 60, अगला डी 50 की स्पीड। तो
ऐसे केसेस में अगर मुझे दिया हो ना और मुझसे पूछे एवरेज स्पीड क्या है, तो मैं सीधे ये फॉर्मूला लगाऊंगा 2v2v1 अपॉन v1 प्लस v2। अब देखो, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि v2 की वैल्यू कितनी आ रही है 50, v1 की वैल्यू है 60, तो यही लिख देंगे हम 50 प्लस 60। और यहाँ पे हम क्या देखेंगे 2 इंटू 50 यानी 100, 100 इंटू 60 और 100 इंटू 60 अपॉन 110, तो ये कुछ ऐसे आएगा, ये आ जाएगा 600 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड। अब 600 अपॉन 11 लगभग ये मेरे ख्याल से कुछ 54.5 के अराउंड आ रहा है, समथिंग अराउंड, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 54.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम देखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या आ रही है, 50 से बड़ी आ रही है, ठीक है। जो एवरेज स्पीड है, मतलब जो स्पीड है एवरेज, वो 50 से बड़ी आ रही है, और सॉरी, जो हमारी एवरेज स्पीड है वो, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, 50 से बड़ी है और 60 से छोटी आ रही है, जो कि होना चाहिए था क्योंकि दोनों के बीच में आनी चाहिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड का थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया लग गया है, तो एवरेज स्पीड के अब सारे क्वेश्चन हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमको लगाना है, हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रखना है एवरेज स्पीड में, और एवरेज वेलोसिटी में हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम रखना है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया इस चीज़ का